नाज़रीन आदाब, अज़मत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के कौमी सेक्रेटरी मोहम्मद अतर फारूकी ने उर्दू ज़बान व अदब और अंजुमन के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया है। इसी तरह प्रोफेसर मीमनून सईद, सदर शोबा उर्दू बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने भी उर्दू के मुतालिक अपने ज़रीन ख़यालात का इज़हार किया, जिसे आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उन्वान के हवाले से जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तदा, इर्तिक़ा और मसाइल जी, तो इस तारीख़ी हवाले से एक अहम बात आपने क्या कही है, आपके रिसर्च, आपकी तहक़ीक़ क्या कही? भाई देखिए, उर्दू की इब्तदा के ताल्लुक़ से जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात रहे हैं, लेकिन पहल जो नज़रियात पेश किए गए उसमें ज़बान की तहक़ीक़ का उनसर शामिल नहीं था। हम यूँ ही अपने जज्बात की वजह से या ज़बान की इलाक़ाई निस्बत की वजह से कहते थे कि उर्दू यहाँ पैदा हुई, वहाँ पैदा हुई। लेकिन आज जबकि लिसानियात का इल्म बहुत तरक्की कर चुका है, तो लिसानी तहक़ीक़ ये बताती है वाज़े तौर पर कि उर्दू की इब्तिदा सलातीन के दौर में, ये मुख्तलिफ़ सलातीन जो हिंदुस्तान को आते रहे, जैसे सबसे पहले गौरियों ख़ानदान गौरी आया, फिर उसके बाद खलजी आए, फिर तुगलक आए और इस तरह लोधी आए। तो इस ज़माने में चूँकि गैर मुल्की बाशिंदे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आते रहे, तो यहाँ उनको राब्ते के लिए एक ज़बान की ज़रूरत पड़ी। वो यहाँ की ज़बान नहीं जानते थे, फ़ारसी बोलते थे, तो ज़ाहिर है कि आपस की इस मेल जोल की वजह से उर्दू की इब्तिदा शुमाली हिंद में हुई। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि शुमाली हिंद में फ़ारसी का इतना गलबा था कि ये ज़बान सिर्फ बोलचाल की हद तक रह गई। इसमें तहरीर, किताबें लिखने का कोई अमल नहीं हुआ। उसी ज़माने में 1311 में अलादीन खलजी के सिपह सालार मलिक काफूर ने दक्कन पर हमला किया, तो मैसूर और मदुरई और गुजरात के बहुत सारे इलाक़ों को उसने कब्ज़े में कर लिया। तो यहाँ इंतज़ामात के लिए उसने अपने तुर्क सरदारों को यहाँ मुकर्रर किया था। तो ये तुर्क सरदार जो दिल्ली से आए थे वो वही ज़बान बोल रहे थे जो वहाँ बन रही थी। तो ये ज़बान आहिस्ता आहिस्ता यहाँ, फिर वो आए, तुगलक ने जब अपना मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दिल्ली से अपना पायत जुनूब को मुंतकिल किया, तो लाखों की आबादी यहाँ आई। तो ये आबादी थी जिसने उर्दू के फ़रोग़ में हिस्सा लिया। और ये चूँकि यहाँ पर अतराफ़ में सिर्फ द्राविड़ी ज़बानें बोली जाती थी, मलयालम और तेलुगु और तमिल और ये सब, तो इन ज़बानों में राब्ते के लिए वहाँ बसने वालों के लिए सिर्फ एक ही ज़बान थी और वो थी ख़दीम उर्दू। तो इस तरह दक्कन में 300 साल तक ये ज़बान पनपती रही। फिर यहाँ बादशाहतें क़ायम हुई, आदिल शाही हुकूमत और कुतुब शाही हुकूमत। इन हुकूमतों के बादशाहों ने और अवाम ने इसको बेहद अरूज पर पहुंचा दिया, और उसी का नतीजा था वली औरंगाबादी का कलाम। और जब औरंगज़ेब ने इन हुकूमतों का ख़ात्मा किया, तो इसके नतीजे में यहाँ के अवाम वहाँ जाने लगे, वहाँ के अवाम यहाँ आने लगे। तो वली का दीवान जब दिल्ली को पहुँचा तो उनका एहसास हुआ कि जो ज़बान हमसे बोल रहे हैं उसमें शायरी हो सकती है। तो फिर वहाँ से उर्दू, वहाँ 1707 के बाद उर्दू का फ़रोग़ होता है, लेकिन उससे 300 साल पहले दक्कन में उर्दू का फ़रोग़ हो चुका था। हज़ारों किताबें लिखी गई थी, और ये बातें ज़ाहिर है कि सब तहक़ीक़ से मालूम होती है। और दिल्ली में जो ज़बान बोली जाती थी वो दहलवी ज़बान, दहलवी बोली थी, ज़बान भी नहीं थी। उसमें हरियाणवी, पंजाबी और अवधी, इन ज़बान और खड़ी बोली सबसे बढ़कर, इनके असरात पड़ने की वजह से ज़बान जो है एक ख़ास शक्ल लेने लगी। ये शक्ल जो है बाद में उर्दू की शक्ल में ज़ाहिर हुई। तो हम यही कहते हैं कि उर्दू बड़ी गिरी पड़ी हालत में जुनूब में आई थी। हमने उसे सजाया, संवारा, बहुत खूबसूरत उसे बनाकर हमने दिल्ली के सुपुर्द कर दिया कि अब लीजिए, ये अमानत जो आपने हमें दी थी, ये हम अपनी अमानत को बहुत इजाफों के साथ आपको लौटा रहे हैं। तो वहाँ उर्दू का बहुत फ़रोग़ हुआ। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ भी हुई। वो चीज़ ये हुई कि दिल्ली की जो निखरी हुई ज़बान थी वो औरंगाबाद के ज़रिए से जुनूब में वो फैलने लगी। तो दक्कनी सिर्फ बोलचाल की रह गई। एक ज़माने में जो ज़बान लिखी जा रही थी वो बोलचाल की हो गई, और एक ज़माने में जो ज़बान बोलचाल की थी वो तहरीर में आ गई। ये ज़बानों का इर्तिक़ा होता है ना, तो इसमें सब कुछ मुमकिन है। और हम उमूमन कभी ये कहते हैं कि उर्दू लश्कर में पैदा हुई या दक्कन में पैदा हुई, बदेसी ज़बान है, ये सब गलत नज़रियात है। फ़ौज में आज तक दुनिया भर में किसी फ़ौज ने कोई नई ज़बान नहीं बनाई। फ़ौजों का काम लड़ना, जंगें करना है। अगर वो ज़बान बनाते भी हैं तो क्या वो ज़बान बनाकर आवाम के पास ले जाएंगे कि भाई हमने ज़बान बना ली है, अब आप बातचीत शुरू कीजिए? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये नज़रियात खुसूसन अंग्रेज़ों ने
एक एतबार से हिंदुस्तान के अवाम में इफ्तराक पैदा करने के लिए ये नज़रिया फैलाया था, इसके बहुत पूरे हवाले मिलते हैं। अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ ये बयानात दिए हैं कि लश्कर में पैदा हुई, ख़ास तौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज से सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसके बाद इस सिलसिले को बहुत दराज किया गया, लेकिन वो लोग कभी ये नहीं बता सके कि हिंदुस्तान को कितने लश्कर नहीं आए, कौन सा लश्कर जो था उर्दू लेकर आया यहाँ पर। और फिर यह है कि उर्दू अगर वहाँ पर पैदा हुई या बाहर से आई तो बाहर के किसी मुल्क में उर्दू नहीं बोली जाती। असल बात यह है कि उर्दू जो है वो हिंद आर्याई ज़बान है। हिंद आर्याई ज़बान जनूब में पैदा नहीं हो सकती थी, यहाँ द्रविडियन लैंग्वेजेस है, तो हिंद आर्याई ज़बान होने की वजह से उर्दू जो है उसका मौलद व मंशा दिल्ली और अतराफ़ दिल्ली है, जिसका अमीर खसरो ने भी एक जगह दिल्ली व पैरामंस के नाम से उसका जिक्र किया है बहुत पहले। उसके बाद इसका इर्तिक़ा तो आप जानते हैं कि जनूब में भी हुआ, शुमाल में भी हुआ, और अब एक आलमगीर ज़बान बन गई। इस पूरी कोशिश को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी कोशिश है, और यहाँ जनूबी हिंद में तकरीबन सन्नाटा था जहाँ तक अंजुमन का मामला है, जबकि सब जगह हमारी शाखें हैं। हैदराबाद में बहुत फाल शाख थी, लेकिन अब वहाँ भी हमारी शाख काम नहीं कर रही है। तो मुझे खुशी है कि बहरहाल जिंदगी का तरीका ये है कि कहीं जो इकबाल ने कहा है कि इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, तो वो बहरहाल अब यहाँ से एक नया सूरज तुलू हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत आगे जाएगा। और जो हमारे उबैदुल्ला शरीफ साहब जो पहला बड़ा काम करने वाले हैं वो यहाँ की तालीम पे है, और वो एक कमेटी बना रहे हैं जो यहाँ जो स्कूलों के मसाइल हैं उस पे वो एक तरह से वाइट पेपर जैसी चीज होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ये शाख बहुत अच्छे और अहम काम करेगी। तो जैसा कि आपने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों में अंजुमन की शाखें मौजूद हैं, जी जी। क्यों नहीं एक कुल हिंद सतह पर एक काम हो रहा है, होना चाहिए कुल हिंद सतह पर उर्दू के हवाले से? देखिए ऐसा है कि एक आप जो बात कह रहे हैं ये आइडियल पोजीशन है। आइडियल पोजीशन लेना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी को मिसाली रास्तों से जिंदगी गुजरे वो बहुत मुश्किल से होता है। तो वो उर्दू का भी मामला है, वो दूसरी हिंदुस्तानी जुबानों का भी मामला है, लेकिन बहरहाल जो काम जहाँ हो रहा है, जितना हो रहा है, वो मुबारक है, उसको होने देना चाहिए। तो हुकूमतों से क्या ताउन हासिल हो रहा है और क्या उम्मीद आप रखते हैं? नहीं देखिए, मैं इस ख्याल का हूँ कि जो हुकूमत के इदारे हैं उन्हें अपना काम करना चाहिए, जो रज़ाकार इदारे हैं उन्हें अपना काम करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के माविन हो सकते हैं, एक दूसरे का मुतबादिल नहीं है। अंजुमन शुरू से ही रज़ाकार इदारा है, इसका हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो सरकारी इदारे हैं उनसे हम मावनत करते हैं और हमें करनी चाहिए। वो इदारे हमसे मावनत करते हैं तो वो सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा, लेकिन उर्दू के रज़ाकार इदारों की अब तादाद को बढ़ना चाहिए। सिर्फ हुकूमत के इदारों के ऊपर सिर्फ हुकूमत के ऊपर ये तकिया करना कि वही उर्दू का फरोग करेगी, ये तजर्बा 75 साल में करके हम बार बार नाकाम हो चुके हैं, और अब इसका मरसिया पढ़ते हैं। उससे कोई फायदा नहीं है मरसिया पढ़ने से। आप जो अपने तौर पे कर सकते हैं वो कीजिए, जो हुकूमत कर सकती है वो करे। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का आइन